हेलो दोस्तों, हम आप लोगों के सामने आज इंटरमीडिएट का एक चैप्टर है पर फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो इंटरमीडिएट के फाइनल में आपको ये फेस करना होगा। हालांकि बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है। आपके इंटरमीडिएट कोर्स में ये 7 प्रकार का ही होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको अलंकार कहते हैं। अलंकार जो कि हिंदी में होता है, जो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम अलंकार कहते हैं, और उसी तरह से इंग्लिश में उसे हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ये 7 प्रकार के आपके इंटरमीडिएट में हैं, और इन्हीं 7 प्रकारों को हमें पढ़ना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला है सिमिली। सिमिली उपमा अलंकार हिंदी में कहते हैं। दूसरा मेटाफर, रूपक अलंकार। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। चौथा एपस्ट्रॉफे, संबोधन। पांचवा है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। और छठा है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। सातवां है ओनोमैटोपोइया, ध्वनि सूचक। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 7 प्रकार के जो अलंकार हैं, पहला हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे, जो कि उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कौन सा अलंकार होता है उसके बारे में हम 7 के बारे में पहले आपको बता दे रहे हैं, और उसके बाद आपको एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में फाइंड आउट कर लिया जाएगा कौन सा अलंकार किसमें होगा। तो गाइस आप देखें, सिमिली में उपमा अलंकार, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति के, दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में किसी एक समान गुण का, किसी एक समान क्वालिटी का कंपैरिजन किया जाए, यानी कि तुलना किया जाए, वहां पर उपमा अलंकार यानी कि सिमिली होगा। और इसमें एक शर्त यह है कि उपमा अलंकार यानी कि सिमिली में वह शब्द आना चाहिए जो कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि तुलना करने वाला शब्द इसमें आना चाहिए। तो वो शब्द होता है लाइक एज सो। लाइक एज सो अगर आया है तो ये आप समझ सकते हैं कि ये उपमा अलंकार होगा। सिमिली की पहचान अगर आपको समझना है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप लाइक एज सो अगर लगा है तो 98% आप समझ जाइए कि वो सिमिली होगा। ठीक, मेटाफर उसी का एक रूप है, रूपक अलंकार जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें भी किसी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के समान गुणों को की तुलना की जाती है, समान गुणों की तुलना की जाती है, और तुलना करने वाला शब्द इसमें नहीं दिया होगा। यही इसकी पहचान है। तुलना करने वाला शब्द लाइक एज सो इसमें नहीं दिया होगा, वह हो जाएगा मेटाफर। वेरी सिंपल, आप समझ सकते हैं। थोड़ी सी वर्ड मीनिंग हम बार बार अपने वीडियो में बताते रहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश में आगे जाने के लिए, इंग्लिश को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इंग्लिश पे में वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर आपको गेन करना है। बहुत ज़्यादा आपको वर्ड पावर अगर आएगा तो आप इंग्लिश को एकदम हवा की तरह, पानी की तरह समझेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, वर्ड मीनिंग नहीं आएगी तो आपको नहीं आएगा इंग्लिश। पर्सोनिफिकेशन तीसरा आ जाएगी, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन में जहां पर किसी निर्जीव वस्तु या किसी निर्जीव ऑब्जेक्ट्स को सजीव मान लिया जाए और उसे कार्य करते हुए दिखाया जाए। जहां पर किसी निर्जीव वस्तु या निर्जीव किसी भी ऑब्जेक्ट्स को काम करते हुए दिखाया जाए, सजीव मान लिया जाए, तो वहां पर मानवीकरण या पर्सनिफिकेशन अलंकार होगा। इसमें भी कोई वर्ड शब्द से हम पहचान नहीं बता रहे हैं, इसमें भी आप वर्ड मीनिंग देखने के बाद तुरंत समझ जाएंगे। एपोस्ट्रॉफी में संबोधन का निशान रहेगा, इसकी पहचान है। संबोधन का निशान अगर ऐसे लगा हुआ है तो ये एपोस्ट्रॉफी के अंतर्गत आएगा। इसमें जो है, जहां किसी निर्जीव या सजीव वस्तु को या व्यक्ति को संबोधित करते हुए दिखाया जाए, यानी कि उससे बात करते हुए दिखाया जाए, उसको बताते हुए दिखाया जाए, तो वहां पे एपोस्ट्रॉफी होगा। इसकी पहचान है संबोधन का निशान।
ऑक्सीमोरन विरोधाभास, जैसा कि नाम से पता है, जहां पर एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु में दो असमान गुण पाए जाए, दो असमान गुण पाए जाए, वहां पर ऑक्सीमोरन होगा। इसका यह मतलब हुआ कि किसी के अंदर ईमानदारी भी पाई जाए और ये कहा जाए वो जो है बेईमान भी है, या किसी को कहा जाए कि वह बहुत ही इंटेलिजेंट भी है और बहुत ही डल भी है, तो दोनों असमान गुण हैं, तो वहां पे ऑक्सीमोरन हो जाएगा। और दूसरी पहचानने का तरीका ये है कि इसमें प्रायः जो है नियरेस्ट अपोजिट रहता है, दो एडजेक्टिव जो रहते हैं प्रायः नियरेस्ट अपोजिट रहते हैं। हाइपरबोल अतिशयोक्ति, इससे नाम से ही साबित हो रहा है कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को या अवगुणों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाए या बहुत ज्यादा कम करके बता दिया जाए, तो वहां पे हाइपरबोल होगा। वर्ड मीनिंग से ही सेंटेंस में हम जान पाएंगे। सातवां है ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक, जैसा कि ध्वनि सूचक ये है, ध्वनि के द्वारा हमको ये सूचना मिल रही है, आवाज से हमको ये सूचना मिल रही है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। जैसे अभी हम ये यहाँ पे गिराएंगे तो ये आवाज करेगा, इसकी आवाज जो आएगी, अगर सेंटेंस बनाएंगे आवाज जो आएगी तो वो हमें इसका जो है अलंकार का संकेत देगा। पानी में छप छप की आवाज जो आती है वो हमें पानी की छप छप की आवाज को का संकेत दे रहा है। सांप अगर चल रहा है, किसी झाड़ी में सांप चल रहा है तो वहां पे रेंगने की आवाज आएगी। बिल्ली अगर है तो वो बिल्ली की बोलने की आवाज, घोड़े के हिनहिनाने की आवाज, यानी कि जानवरों की आवाज, इंसेक्ट्स की आवाज और उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स की आवाज, जो भी वस्तुएं होती हैं उनकी आवाज का कहीं पे अगर हमें कोई आभास मिल रहा है तो हम वहां पे ओनोमेटोपोइया का अलंकार वहां पे इंगित कर देंगे। देयर इज नो डाउट इन दैट एंड यू शुड बी केयरफुली लुक एट दिस एंड क्लियर ऑल द मैटर्स। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। इसमें एज लगा है जिसका मतलब ये सिंपली हो सकता है, 99% हमने बताया था। इसमें भी एज लगा है, इसका मतलब ये सिंपली हो सकता है, लेकिन सिंपली हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके लिए हमको इसके अर्थ को भी निकालना पड़ेगा। अगर तुलना नहीं किया गया तो नहीं होगा। आई वंडर्ड, आई माने मैं, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, क्लाउड माने बादल, लोनली माने अकेला, यानी कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस दुनिया में यानी इस जमीन पर मैं ऐसे अकेलापन मुझे महसूस होता है, ऐसे मैं घूमता हूं जैसे आकाश में बादल अकेला घूमता है। यानी कि इसकी तुलना की गई बादल से। क्या तुलना किया गया? अकेलेपन की तुलना किया गया। जैसे आकाश में बादल अकेले होता है, ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने आप को ये कह रहा है कि मैं दुनिया में अकेला घूमता हूं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं एज भी लगा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये सिमिली हो गया। दूसरे बात ये द नाइट इज डार्क, रात इतनी काली है। ब्लैक स्टोन जैसे काला पत्थर यानी कि कोयला, रात की तुलना किया गया यहाँ पे ब्लैक स्टोन से। रात की तुलना ब्लैक स्टोन से की गई। जैसे कि ब्लैक स्टोन होता है, काला होता है, पर काला पत्थर होता है, रात इतनी काली है, यानी कि उसके कालेपन को दिखाया गया है, अंधेरेपन को। और तुलना करने वाला शब्द भी है तो ये भी सिंपली हो जाएगा। तीसरे में आ जाइए शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। शी माने एक लड़की की तुलना किया गया है, ड्यू माने ओस, ओस से तुलना किया गया है। ओस जैसे आकाश से जब घास पर जमीन पर गिरती है तो बहुत ही फ्रेश होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी लड़की की फ्रेशनेस, उसकी ताजगी को, उसकी फ्रेशनेस, उसकी ताजगी का तुलना किया गया है ड्यू से। तो यहाँ पे तुलना करने वाला शब्द यहाँ पे है फ्रेश, और तुलना करने वाला शब्द जो है एज, यानी कि यहाँ पे एज और एज दिया गया है तो ये भी जो है आपका सिमिली हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये भी सिमिली है। अगर दोनों में तुलना नहीं किया जाएगा, एज एज आ जाएगा, एज आ जाए, लाइक आ जाए, तो उसमें आपको अर्थ निकालना पड़ेगा क्या वो सिमिली है या नहीं है।
सेकंड में चौथे में आ जाइए, इसमें एज लाइक सो कुछ नहीं है। इसका मतलब ये देखिए क्या सिंपली होगा। देखिए कालिदास इन द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास की तुलना किया गया शेक्सपियर से। शेक्सपियर इंग्लैंड के महान कवि, महान राइटर, इंग्लिश के राइटर, उनके बारे में कहा गया। जैसे हिंदी में यहाँ पे हमारे इंडिया में कालिदास है, वैसे जो है शेक्सपियर इंग्लैंड में है। यानी कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना गया। तो यहाँ पे तुलना किया गया है और तुलना करने वाला शब्द नहीं दिया गया है। इसका मतलब एज लाइक सो नहीं आया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटाफर। हमने बताया था मेटाफर वह अलंकार होगा जिसमें तुलना तो किया जाएगा लेकिन तुलना करने वाला शब्द उसमें नहीं दिया होगा। कैमल, पांचवें माने कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। कैमल माने ऊंट होता है, शिप माने पानी की जहाज होती है। जिस प्रकार से पानी में जहाज चलता है, समुद्र में जहाज की स्पीड होती है, उसी प्रकार से डिजर्ट माने रेगिस्तान, उसी तरह रेगिस्तान में जो है ऊंट की रफ्तार होती है। यहाँ दोनों की रफ्तार की तुलना किया गया है, स्पीड की तुलना को बताया गया है। जैसे जहाज जो है यानी कि पानी की जहाज जो समुद्र में जितनी तीव्र गति से चलता है, ठीक उसी प्रकार से कैमल जो है कहाँ पे चलता है, कहाँ पे बताइए, डिजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में वह चलता है। तो आपका दो अलंकार यहाँ पे क्लियर हो गया। दोनों में अर्थ वही है लेकिन इसमें जो एज लाइक सो का प्रयोग आ गया है और इसमें नहीं आया है, इसलिए ये यहाँ पे क्या होगा, मेटाफर। इसके बाद वाले में आ जाइए नंबर फर्स्ट है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, इसमें आपको बताया गया है कि अवसर, अपॉर्चुनिटी माने अवसर, नॉक्स माने खटखटाता है, खटखटाता है, एट द डोर दरवाजे पर, बट वंस केवल एक बार। हर व्यक्ति के जीवन में सफलता का अवसर एक बार उसका दरवाजा अवश्य खटखटाता है, उसको अंदाजा हो या ना हो लेकिन खटखटा के चला जाता है। अब उसको अंदाजा हो जाएगा तो वो उसी रास्ते पे चलेगा और वो कामयाबी से उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक बार उसके जीवन में ऐसा आता है जब सफलता का उसको मौका मिलता है और दरवाजे पे उसको दस्तक होती है और उसको समझ पाए या न पाए, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को, अवसर को एक जीवित व्यक्ति मान लिया गया, ऑब्जेक्ट मान लिया गया है, दरवाजे को खटखटाते हुए दिखाया गया है। तो हमने बताया था कि जिसमें निर्जीव वस्तु को या ऑब्जेक्ट को सजीव मान लिया जाए वहां पे पर्सनिफिकेशन होगा। तो ये अलंकार आपका क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन। इसको लिख लीजिए पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन ये हो गया क्योंकि यहाँ पे अवसर को दरवाजा खटखटाते हुए दिखाया गया। आगे आ जाइए, एंजाइटी, एंजाइटी माने निराशा, इज सीटिंग ऑन हर फेस, निराशा उसके चेहरे पर बैठी हुई है, यानी कि निराशा उसके चेहरे पर बैठी हुई है। इसका ये मतलब हुआ कि निराशा को बैठे हुए दिखाया गया है, यानी कि इस एडजेक्टिव को, इस चीज को, इस शब्द को किसी के चेहरे पे बैठे हुए दिखाया गया तो ये भी पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, ये भी पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए दिखाया गया। अब आ जाइए तीसरे में, एलाई हैज नो लेग्स, एलाई माने झूठ, झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ के पैर नहीं होते हैं लेकिन झूठ फिर भी बहुत दूर तक फैल जाता है। कैसे फैल जाता है, इसलिए फैल जाता है क्योंकि हमारे द्वारा फैलता है, इसीलिए इसको कहा गया ये चल कर नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। कैसे जा रहा है, इसको चलते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे इसको भी जीवित मान लिया गया है। तो ये भी आपका पर्सनिफिकेशन हो गया। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं बार बार कि अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आएगी तो सेंटेंस का मतलब नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अलंकार है। आगे देखिए, ओ आया है, ओ के बाद संबोधन आया, संबोधन अगर आ गया तो काफी 95% हो जाएगा। लेकिन शर्त उसमें यह है कि अगर संबोधित करते हुए किसी को दिखाया गया है तब सिर्फ जो है संबोधन के निशान आने से नहीं होगा। संबोधित करते हुए दिखाया गया ओ लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी को, लिबर्टी माने क्या होता है, लिबर्टी माने होता है
स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को यहाँ पे संबोधित करते हुए दिखाया गया है और कहा गया व्हाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो जब स्वतंत्रता, यानी कि आजादी इतनी दुखी है तो और व्यक्ति जो गुलाम है, जो बंधा हुआ है, वो तो बहुत ही दुखी हो सकता है। इसीलिए कहा ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो। अगर हमें लिबर्टी का मतलब ही नहीं आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है, अगर इंग्लिश आपको पढ़ना है, इंग्लिश अच्छी अगर आपको सीखनी है तो आपको पहले 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 वर्ड मीनिंग याद करना चाहिए। आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एपस्ट्रॉफी, एपस्ट्रॉफी हो जाएगा क्योंकि इसमें संबोधित करते हुए दिखाया गया। ओ डेथ, इसमें मृत्यु को संबोधित करते हुए दिखाया गया। क्या कहा गया, कम सुन, जल्दी आओ, कोई बहुत ही परेशान हाल है, कोई बीमारियों से लड़ रहा है, कोई जिंदगी से लड़ रहा है और कोई जो है असफलताओं से घिर चुका है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, संसार में कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो चीख कर चिल्ला रहा है और डेथ को बुला रहा है, ओ डेथ कम सुन, मेरे पास जल्द आओ और मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूं। तो यहाँ पर भी आपका एपस्ट्रॉफी होगा। इस तरह से आपने देखा कि 4 अलंकार हो गए, क्लियर हो गए और 3 और बचे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें हम बता देंगे कि अब जो बचे हुए 3 और हैं उसी में से ये है पहला, इट इज एन ओपन सीक्रेट। हमने कहा था कि जहां पे विरोधाभास हो, एक तरफ आप देखिए वर्ड मीनिंग देखिए, आप ओपन है और सीक्रेट है। अगर ओपन भी है तो सीक्रेट कैसे हो सकता है। अगर खुला हुआ है, रहस्य नहीं है, अगर खुला हुआ है, रहस्य नहीं है तो ओपन नहीं हो सकता। अगर ओपन है तो वो सीक्रेट नहीं हो सकता, यानी सब अगर जान गए हैं तो वो ओपन नहीं हो सकता। अगर सब कोई नहीं जानता है, सीक्रेट है, कोई बात को नहीं जान रहा है तो वो ओपन नहीं हो सकता। इसमें जो है विरोधाभास है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। वर्ड मीनिंग पे ही डिपेंड है। लाइफ इज बिटर स्वीट, एक तरफ बिटर है, कड़वा है, एक तरफ स्वीट है, मीठा है, एक तरफ जीवन को बताया गया है, एक तरफ लाइफ को बताया गया कि लाइफ में दुख है, दूसरी तरफ बताया गया सुख है। मीठा है मतलब मिठाई नहीं होगा यहाँ पे सुख और दुख से लिया गया है, जीवन की स्थिति से लिया गया, परिस्थिति से यानी कंडीशन से लिया गया है, इसलिए यहाँ पे भी विरोधाभास है, ऑक्सीमोरन यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे देखिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, एक तरफ कह रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग माने कुछ भी नहीं, उसके पास, उसके बाद कह रहा है एक तरफ उसके पास सब कुछ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और एक तरफ कह रहा है उसके पास सब कुछ है। तो ये विरोधाभास है, विरोधाभास है तो कौन सा अलंकार होगा, तब हो जाएगा ऑक्सीमोरन हो जाएगा। विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसको ऑक्सीमोरन में लेकर जाइए, विरोधाभास अलंकार में ले जाइए। 3 अलंकार हमने बता दिए, कोई डिफिकल्टी नहीं, एकदम बिल्कुल इजी है। क्या जानना है, वर्ड मीनिंग जानना है, वर्ड मीनिंग आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चाहे कोई भी पढ़ाए, कोई भी पढ़ाएगा, उससे नहीं मतलब है मैं पढ़ाऊं कोई भी पढ़ाए, वर्ड मीनिंग नहीं आ रही, नहीं कर पाएंगे आप। उसके बाद ही saw 10,000 एट ए ग्लांस, 10,000 लोगों को उसने एक ही दृष्टि में देखा। एट ए ग्लांस यानी कि एक ही दृष्टि में उसने 10,000 लोगों को देखा। इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इसको बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया। जब बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया तो हाइपरबोल हो जाएगा, हाइपरबोल हो जाएगा, हाइपरबोल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ा के कह दिया गया है। जब बहुत बड़ा चढ़ा के कह दिया जाएगा तो हाइपरबोल हो जाएगा। आगे देखिए, शी वेप्ट, वह इतना रोई कि उसके आंसुओं से समुद्र होके बन गया, यानी कि उसके दोनों आंखों से इतने आंसू गिरे कि समुद्र बन गया। ओशियंस ऑफ टीयर्स, यानी कि समुद्र की तरह उसके आंसू बहे, उसके आंसुओं से समुद्र बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो असंभव बात है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया तो हाइपरबोल होगा। अब आगे आ जाइए, आगे है द कैट्स म्यू। हमने कहा था जब किसी जानवर, किसी इंसेक्ट, किसी चीज की आवाज आएगी तो म्यू आ गया। कैट माने बिल्ली होता है, म्यू माने म्याऊ म्याऊ की आवाज, तो ओनोमेटोपोइया हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं।
ओनोमैटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्नेक, हिस्सेस इन द बस्ट, स्नेक आ गया, स्नेक आ गया इसका मतलब नहीं कि ओनोमैटोपोइया हो गया, या कैट आ गया इसका मतलब ये नहीं कि ओनोमैटोपोइया हो गया। इसमें हमको देखना है कि वो क्या कर रहा है, कुछ कर भी रहा है कि नहीं। तो द स्नेक हिसेस, हिसेस हिसेस माने रेंगने की आवाज, इन द बुश माने झाड़ी, झाड़ी में सांप के रेंगने की आवाज। तो हिस्सेस अगर आ गया और यहाँ म्यू आ गया तो ये ओनोमैटोपोइया हो गया, नहीं तो नहीं होगा। अगर इसकी आवाज नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो भाई आपने देखा कि सातों अलंकार जो फिगर ऑफ स्पीच है क्लियर हो गए। आपको थोड़ी वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, वर्ड मीनिंग आप याद करेंगे आप आसानी से कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो देखते जाइए, अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो बढ़िया लगे, अगर दिमाग में आए, मन करे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी जो है कुछ होगा। हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना, आपको पढ़ाना। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपना वीडियो नाम डालेंगे, मेरा जो है जौहर वहीद अंसारी, अगर डालेंगे जौहर वहीद अंसारी डालेंगे तो मेरा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने का जो मामला है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करेंगे तो आपका थैंक होगा, नहीं करेंगे तब भी आपका बहुत बहुत थैंक होगा, क्योंकि आपने देखा तो सब्सक्राइब किया है नहीं किया ये मायने नहीं रखता है, शेयर किया है या नहीं किया ये भी मायने नहीं रखता है। आप देखें बस यही बहुत है, और अच्छा लगेगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको फैलाएं, और कोई बहुत ज्यादा इंटेंशन मेरा इसमें नहीं है।